हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज से हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ और ये आपका एनसीईआरटी क्लास 6 रहेगा एनसीईआरटी का। और पूरा डिस्कस करेंगे इसमें जो भी आपके लास्ट में एमसीक्यूज़ दिए गए या फिर मैच द फॉलोइंग दी गई हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बुक में आपके 8 चैप्टर हैं। ठीक है, 8 चैप्टर आपके हैं, तो 8 चैप्टर्स के आपके सारे एमसीक्यूज़ देखेंगे इसके। पहला चैप्टर आपका ये है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, और अब अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी ना तो आपको सब समझ में आएगा। इससे पहले आप थ्योरी जरूर पढ़िएगा। चलिए इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका इसमें ये तो उत्तर आपको संक्षेप में लिखना है। ठीक है, इसके एमसीक्यूज़ के बारे में देखते हैं। वैसे देखिए, आप ग्रह और तारों के बीच में अंतर आपको ये होगा, जो ग्रह होते हैं ना उनके पास अपना प्रकाश होता है। सॉरी, ग्रह जो होते हैं उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तारों के पास अपना प्रकाश होता है, उसी से चमकते हैं। और ग्रह क्या होता है, तारों से छोटा होता है। तारे काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे आपका सूर्य एक तारा है। और सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल आपका देखिए जो आपके सूर्य हैं, ग्रह हैं और उपग्रह हैं, जो सारे जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो आपका सौरमंडल बनाते हैं। ठीक है, एक सौरमंडल बनता है। अब जैसे सूर्य से दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के नाम किए तो आपको पता होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे होते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीवन की परिस्थितियाँ दिखती हैं और यहाँ पे जल उपलब्ध है और जीवनदायी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है, और हमें चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखता है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि क्या होता है, चंद्रमा जो होता है 27 दिन में पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है, एक पूरा करता है, और वह अपनी गुरी पर भी एक पूरे चक्कर में लगभग इतना ही समय लेता है। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की गतियों में हम क्या करते हैं, पूरे जब भी ये पूरा करता है तो समान समय लेता है, तो हमें क्या होता है कि इसका एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ब्रह्मांड क्या है, तो आपको देखिए करोड़ों तारे हैं इसमें, और बादल, गैसेस, और आपका जितने भी ये सौरमंडल है, ये सभी जब मिलके जो बनाते हैं तो एक ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। ठीक है, लाखों आकाश गंगा है, जैसे अपनी जो मिल्की वे है। ठीक है, अपनी आकाश गंगा जो है मिल्की वे। ठीक है, दुग्ध मेखला बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एमसीक्यूज देखते हैं। तो यहाँ पे करना वैसे एमसीक्यूज है। ठीक है, किसी ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो आपका ये देख लीजिएगा कौन सा होता है, शुक्र। ठीक है, आपका जो शुक्र होता है ये आपका पृथ्वी ग्रह जो आपका है, पृथ्वी के सेम टू सेम वैसे ही लगता है। ठीक है, और इसे जुड़वा ग्रह या भंगनी ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें टेम्परेचर होता है इसमें। नेक्स्ट है देखिए दूसरा वाला, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो आपका पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी जो आपकी जीवनदायी नहीं है, और ये इन सभी जो ग्रह हैं आपके उन सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे जीवन की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो देखिए आपका ये रहेगा जाके दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। ठीक है, और जैसे आपका पृथ्वी भी है, आपका जियोड के जैसे फॉर्म में दिखती है पृथ्वी। और फोर्थ में देखिए, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो आपको पता हो उत्तर दिशा का। ठीक है, और ध्रुव तारा होता है सबसे चमकीला होता है और उत्तर दिशा में होता है। पहले प्राचीन काल में क्या होता था कि रात के समय में इसी ध्रुव तारे से आपके दिशा को देखा जाता था। फिफ्थ नंबर है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो ये आपको पता, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल यहाँ पे तो बृहस्पति यहाँ पे, इस तरीके की पट्टी के रूप में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तारों का एक समूह। यहाँ पे लिखना है तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहेंगे, तारामंडल कहेंगे, तारामंडल। ठीक है, यहाँ पे मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आकाश गंगा बोलते हैं। ये आकाश गंगा हो जाएगी यहाँ पे सेकंड वाले में, आकाश गंगा फिल। सेकंड नंबर देखिए, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या बोलते हैं, तो ये आपको आकाश गंगा बोलते हैं इसे। ठीक है, आकाश गंगा जो आपकी जैसे मिल्की वे है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, आकाश गंगा बोलते हैं। और तीसरा देखिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तीसरा है आपका पृथ्वी के सबसे करीब है, तो देखिए पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह में देखा जाए तो आपका शुक्र ग्रह हुआ जाके। ठीक है, जिसे आपका हमशक्ल ग्रह भी बोलते हैं या जुड़वा ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और वैसे अगर आप देखा जाए तो आपका जो उपग्रह है, जो चंद्रमा ग्रह है, वो भी आपके पृथ्वी के सबसे करीब है, तो जहाँ पे चंद्रमा भी लिखा जाएगा। ठीक है, चंद्रमा भी लिख सकते हैं अगर उपग्रह के बारे में पूछा जाए।
नेक्स्ट है आपका, ये देखिए सूरज से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, तो पृथ्वी आपका तीसरा है, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अभी इसका लेवल बढ़ेगा जो आप आगे जो क्लासेस हैं वो देखेंगे। लास्ट से देखिए, ग्रहों के पास अपनी क्या होती है, तो अपनी ऊष्मा होती है, और ऊष्मा होती है इसीलिए, और ऊष्मा तथा प्रकाश, तो ये अपने प्रकाश से ही चमकते हैं, तो इन्हें इसीलिए ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और तथा प्रकाश नहीं होता है, यहाँ पे नहीं वाला होगा, ठीक है। और प्रकाश किसमें होता है, तो आपके जो तारे होते हैं उसमें होता है। और जैसे आपका जो सूरज है वो भी एक तारा है, और ये काफ़ी अपने पास में है, तो इसलिए इतना बड़ा दिखता है। बाकी इससे भी बड़े तारे हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। तो अब देखिए, ये यहाँ पे था, ये तो आपका प्रोजेक्ट टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। ग्लोब में जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बारे में। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें तो आपका उत्तर देना है सेक्शन पे, तो बता देते हैं पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो देखिए, ये आपका पृथ्वी जो ना वो गोलाकार तो नहीं है, ठीक है, और उत्तर और दक्षिण ध्रुवों में थोड़ी सी चपटी है, ठीक है, और बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है। तो ये इसे एक तरीके से सेब का आकार या जियोइड टाइप का होता है, इस तरीके से है थोड़ी सी पृथ्वी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोब क्या है। तो ग्लोब क्या होता है कि इसमें पृथ्वी को एक तरीके का काल्पनिक रूप मान लिया गया है, ठीक है। और इस पर क्या गया कि आपकी देशांतर और अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं जो काल्पनिक है, आपका विषुवत रेखाएं खींची गई हैं। और इसमें क्या होगा, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और जो महासागर हैं उनके सही आकार का वो दिखाया जाता है, आपका एक छोटा सा प्रतिबिंब दिखाया जाता है, ठीक है। और ये मानक समय, इसमें मानक जो माना जाता है इसमें ग्लोब में, जैसे आपका 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखाना। नेक्स्ट है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है। तो ये आप सभी को पता होगा, 23.5 डिग्री, ठीक है। ये आपका उत्तर में होता है, तो नॉर्थ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपका मकर रेखा पूछेगा तो 23.5 डिग्री आपका साउथ में रहेगा, ठीक है। इसे मकर रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। तो देखिए, 3 आपके पहले रहता है जो आपका उष्ण कटिबंध, ठीक है। उष्ण कटिबंध जो होता है आपका, ये जो होता है कर्क से आपका मकर के बीच में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मकर के बीच में होता है। फिर आपका आता है शीतोष्ण। तो शीतोष्ण जो होता है ना, तो ये आपका जो कर्क और मकर के बाद का जो एरिया होता है, कर्क और मकर के बाद में जो लास्ट में आपका जो ध्रुवीय टाइप का होता है, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इस टाइप का, जैसे ये लिखा हुआ है, ये विषुवत रेखा है, और फिर आपका कर्क है, ये मकर, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये आपका आता है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय। फिर यहाँ पे एक ऐसा सर्कल होता है, ये उत्तरी जो ध्रुव होता है इस टाइप में, और यहाँ पे एक दक्षिणी ध्रुव में। तो यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा जो होता है ये आपका होता है शीतोष्ण, ठीक है। यहाँ पे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो ये शीतोष्ण हो गया ये वाला। और बाकी जो लास्ट में बचा है ये वाला और ये वाला, तो ये आपका होता है शीत कटिबंध, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें 6 महीने नहीं पड़ती, तो इसे शीत कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। तो ऊष्मा की जो मात्राएं होती है सबसे अधिक, क्योंकि ऐसा होता है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांश सूर्य में वर्ष में एक बार देखा, मतलब एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, तो इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये 7 नंबर है, जब भारत में समय 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बजे होते हैं, ऐसा क्यों। देखिए, ग्रीनविच जो है भारत का वो 82.5 डिग्री है, ठीक है, आपके इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, तो 82.5 आपका एक मानक समय यहाँ पे माना गया है, 82.5 डिग्री और 30 मिनट ये माना गया आपका, तो ये याद रखिएगा। और बाकी जो भारत का जो समय है ना, वो लंदन से 5.5 घंटे जो घंटे ना 5.30 ये मिनट आगे रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन से दोपहर में देखेंगे तो 12 बजे के बाद के समय को क्या होते हैं, 5:30 बोलते हैं। जो वहाँ पे लंदन में एक ग्रीनविच है ना, तो इसके पूर्व में जब जाएंगे तो प्लस रहेगा, प्लस का जो समय होगा वो प्लस में जाएगा। अगर पश्चिम में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे माइनस में चलेगा। तो आपका जो लंदन के आपके पूर्व में ये एशिया पड़ता है, तो यहाँ पे 5.5 डिग्री आपका भारत में हमेशा आगे रहेगा इनके ग्रीनविच से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए एमसीक्यू देखते हैं, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या होता है। तो प्रमुख यामोत्तर का मान देखिए, ये होता है 0 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये खा वाला, ठीक है। थोड़ा सा जूम करेंगे, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। तो आपको पता है शीत कटिबंध ये होता है ध्रुवों के बीच में, ठीक है, उसके नज़दीक में होता है। मैंने बताया कि आपका ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। नेक्स्ट है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। तो ये आपका टीआरई में आया था क्वेश्चन, देशांतर पूछा गया था या आपका अक्षांश पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये इसका 360 होता है, देशांतर होते हैं 360, ठीक है।
और दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है। जो दक्षिणी ध्रुव व्रत किस में स्थित है, तो ये आपकी देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये दक्षिणी ध्रुव है व्रत आपका दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट है ग्रिड किसका जाल है, तो देखिए ग्रिड आपका जो होता है अक्षांश जो होती है समानांतर रेखाओं तथा देशांतर यामोत्तर का, ठीक है, ये ग्रिड का भाग है। नेक्स्ट है देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। मकर रेखा जो होती है वो किस पर स्थित है, तो 82.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री, ये आपका साउथ, ठीक है, साउथ में स्थित है। और आपका जो आपकी कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री आपकी नॉर्थ में होती है। भारत का मानक यामानोत्तर कितना है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री यानी 30 मिनट यहाँ कर लीजिए या फिर 1/2 कर लीजिए, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है। तो ये आपका इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। आप कमेंट में बताइए कि ये जो आपकी भारत की जो मानक यामोत्तर है कितने राज्यों से होकर के जाती है, ठीक है, और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये चीज़ें ना आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कहीं पर हो सकता है जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है। तो देखिए 0 डिग्री जो होता है यामोत्तर को क्या बोलते हैं, तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं इसे, ठीक है, जो प्रधान मध्याह्न बोलते हैं, या 0 डिग्री यामोत्तर को आपको विषुव बोलते हैं इसे, ठीक है, विषुव रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट है देशांतरों के बीच की दूरी, जो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है, तो ध्रुवों की घटती जाती है। जैसे आपने ये सर्कल बनाया है यहाँ पे, तो ये देशांतर क्या होता है, जो आपके हॉरिजॉन्टल खड़े होते हैं, ये आप जब यहाँ पे ध्रुवों के पास जाएंगे तो ये एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी घटेगी और बाकी आपका जो विषुवत रेखा है यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। और ऐसे ही आपका अक्षांश होता है, ठीक है, अक्षांश में क्या होता है, ये आपके वर्टिकल जो ये ऐसे होती हैं वर्टिकल टाइप की, तो ये इस तरीके खींची जाती हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके। नेक्स्ट है ध्रुव व्रत जो होता है वो किस साइड में होता है, उत्तर ध्रुव व्रत। तो इसमें आपका उत्तरी जो ध्रुव व्रत है आपका उत्तर में हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, मैंने बताया था आपको। अब देखिए 3rd नंबर चैप्टर है ये पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। तो आपके पास जो बुक हो या फिर आप मैंने PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया होगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए। आप थ्योरी जरूर पढ़िएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है, तो आपको पता होगा जो आपका पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री है, ठीक है, 66.5 ये आपका डिग्री है, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा झुका हुआ है, टिल्ट है, ठीक है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए घूर्णन क्या होता है, जैसे आप पृथ्वी है वो अपनी घुरी पर जब घूमेगी तो उसे घूर्णन बोलते हैं। और परिक्रमा कैसे, तो जो आप सूर्य का जो परिक्रमा करती है 365 दिन और 6 घंटे ऐसे दिया जाता है, तो ये आपका परिक्रमण है। और घूर्णन जो है आपका, जैसे घूर्णन अपने अक्ष पे कर रही है तो 1 दिन लगता है समय घूर्णन करने में 24 घंटे में, जिसमें दिन रात वगैरह होते हैं। और जब परिक्रमा करती है तो उसमें क्या होता है, एक साल होता है, ठीक है, मौसम जो ऋतु में बदलती हैं 4 मौसम होते हैं। नेक्स्ट है लीप वर्ष क्या है, तो ये लीप वर्ष होता है कि जैसे आपका इसमें क्या होता है, फरवरी जो होती है 28 से 29 तारीख की हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 365 दिन के स्थान पे मालूम आपको 366 हो जाता है। जो 6 घंटे आपके एक्स्ट्रा निकलते हैं ना, तो 6 चौक 24, 4 साल में आपके 24 घंटे यानी कि 1 दिन बढ़ता है। तो पहले 365 था, ठीक है, तो इसमें 1 दिन बढ़ेगा तो 366 हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। उत्तर एवं दक्षिणी आयनातों में अंतर बताइए। तो देखिए उत्तर और दक्षिण में क्या होता है, उत्तर का आयनात जो होता है जैसे आपका कर्क रेखा होता है, यहाँ पे देखिए फिगर में बता दे रहा है, ये जो आपका विषुवत रेखा है यहाँ पे आपकी कर्क है, ये मकर है। तो ये इस पर क्या होता है, उत्तरी जो आयनात होता है इसे बोलते हैं। तो ये 21 जून को होता है, ठीक है, यहाँ पे 21 जून को दिन बड़ा होगा, रातें छोटी होंगी, ठीक है। और इधर आपका इसके अपोजिट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उत्तरी ये आपका जो इसमें कर्क रेखा पे तो सबसे लंबा दिन होगा, ठीक है, रातें छोटी होंगी। और इसी समय क्या होगा दक्षिण में जो होता है तो उसमें उल्टा हो जाएगा कि इसमें सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रातें होंगी, ठीक है। और इसी अवस्था को बोलते हैं कर्क रेखा में, ठीक है, उत्तरी आयन। तो दक्षिणी आयन में क्या होता है, ये आपका मकर रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ वाला जो आपका है, ठीक है। तो इसमें दक्षिणी जो आपका आयनत होता है ये 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को, ठीक है। तो 22 दिसंबर को क्या होगा कि यहाँ पे रातें बड़ी होंगी, सॉरी दिन बड़ा होगा रातें छोटी होंगी। और उत्तर में क्या होगा कि रातें बड़ी होंगी दिन छोटा होगा, इस तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट है ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए ध्रुवों पर क्या होता है कि जब उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य जब की जो तिरछी किरणें पड़ती हैं तो इसमें क्या होता है, सूर्य की तरफ उत्तरी गोलार्ध झुका रहता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में आपकी 6 महीने की जो दिन होता है वहाँ पे 6 महीने लगता है, ठीक है।
और इसके जो अपोजिट में क्या होगा, जो आपका जैसे इस तरीके का झुका हुआ है, इस तरीके का, इस तरीके का, तो यहाँ पे जब पड़ेगी सूर्य की किरणें तो यहाँ पे 6 महीने की रात होगी। बाकी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे दिन होगा 6 महीने का, और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे रात होगी 6 महीने की, ठीक है। फिर इसका जब ये फिर पलटेगा तो यहाँ पे आपका जब ये आपका इसकी गतियाँ होती पलटती रहती हैं, ऐसी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी, कम पड़ेंगी, तो यहाँ पे दक्षिण ये आपका उत्तरी में रात होगी 6 महीने की, और यहाँ पे आपका 6 महीने का दिन होगा, ठीक है, इस तरीके। नेक्स्ट देखते हैं इसके एमसीक्यूज देखते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या बोलते हैं? तो मैंने अभी बताया था, परिक्रमण बोलते हैं, परिक्रमण काल, ठीक है। तो ये आपका 365 दिन, ठीक है, और आपका जो 4 साल में एक दिन बढ़ता है 366 दिन हो जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती है? तो विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ेगी? तो आपको देखिए 21 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे एक डेट और ज़्यादा देखिएगा, 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च, ये क्या होता है, आपकी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसे विषुव बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब गर्मी के में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया मनाया जाता है, ठीक है। गर्मी के टाइम पे यहाँ पे और क्रिसमस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो अभी मैंने बताया था, आपका जो परिक्रमण होता है, ठीक है, इसकी वजह से आपका जो 4 मौसम होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका एमसीक्यूज, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो अभी इसमें 366 बताया था, ठीक है, यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या बोलते हैं? तो इसे घूर्णन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे घूर्णन कर लीजिएगा। और आपका नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में परिक्रमा करता है? तो स्थिर कक्षा में घूमती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी ये मार्ग छोड़ दिया, एक स्थिर कक्षा में घूमती है। नेक्स्ट है, 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती हैं वो किस पे पड़ती हैं? तो ये कर्क रेखा की बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है 5th नंबर है, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो शीत ऋतु में क्या होता है? दिन छोटे होते हैं, यहाँ पे शीत लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज हो गया, 3rd वाला। 4th चैप्टर है आपका मानचित्र, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मानचित्र के 3 घटक कौन से होते हैं? तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, आपका दूरी, ठीक है, और फिर आपका होता है दिशा, और एक होता है प्रतीक, ठीक है। इनके बिना आपका मानचित्र अधूरा होता है, ठीक है। तो ये मैंने इसका पहला वाला बता दिया। जितना कोशिश करेंगे आपको इसका एक्सप्लेन करने की, ठीक है। बाकी आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट है, प्रधान दिग्बिंदु कौन से होते हैं? तो प्रधान दिग्बिंदु होते हैं 4। कौन से? ये इस तरीके का, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपके प्रधान होते हैं 4, ठीक है। इसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट वो अलग होते हैं, इसके बनते हैं, इसी की 4 और बन जाएगी। नेक्स्ट है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, मानचित्र क्या होता है, इससे पैदल स्तर पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच में अनुपात होता है, ठीक है। जैसे आपको मानचित्र में जैसे लिखा हुआ, वैसे जो रियल वैल्यू है जैसे 100 किलोमीटर की है, ठीक है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, इसे छोटा दिखाना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर की दिखाया, तो ये आपका क्या होता है, अनुपात का दिखाता है इसमें, ठीक है, दूरी के बीच का अनुपात। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? तो देखिए, ग्लोब क्या होता है, हम पृथ्वी के एक भाग को देख सकते हैं, ठीक है, और इसमें मानचित्र में क्या होता है, हम पूरे भाग को देख सकते हैं। मान लीजिए अपने स्टेट का मैप लिया, या आपने पूरे देश का मैप लिया, या आपने मान लीजिए अपनी ग्राम सभा का मैप लिया, तो उसमें आप पूरा देख सकते हैं एक तरीके से, अपने देश या राज्य राजधानी जो भी हैं राज्यों गाँवों के विषय में इसमें से देख सकते हैं। और ग्लोब की क्या होता है अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं, और कैरी करने में भी अच्छे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। तो देखिए, मानचित्र क्या होता है, ये पृथ्वी की सतह है, इसके भाग का पैमाने के माध्यम में ये चपटी सतह पर खींचा गया है, ठीक है, मानचित्र जो होता है। और खाका क्या होता है, ये एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है, ठीक है। और जैसे आपका मानचित्र होता है, ये बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करता है, और खाका में क्या होता है, जानकारी मिलती है जिससे हम कभी कभी जानना चाहते हैं। और इसमें क्या होता है, मानचित्र में रोड प्रतीकों का प्रयोग करते हैं इसमें, और बाकी खाका में क्या होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी बताता हमें? तो बड़े पैमाने वाला जो होता है मानचित्र, ठीक है, वो काफ़ी जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो देखिए, प्रतीक क्या होता है कि जैसे आपका पर्वत का प्रतीक बनाना है तो इस तरीके का बनाना है, ठीक है, और नहर या इस तरीके का, जैसे आपका एयरपोर्ट है उसका बनाना, तो क्या होता है, आकार एवं विभिन्न आकृतियाँ, जैसे हो गया आपने जैसे सड़कें होंगी, पुल होगी, ठीक है, रेलवे पटरियाँ वगैरह दिखाना, ठीक है, उसमें मानचित्र में वास्तविक तो नहीं दिखा सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, छोटे प्रतीकों में दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें एमसीक्यूज फॉर्मेट,
वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या होते हैं? तो वृक्ष के जैसे आपको दिखाया इसमें, देखिए आपको बता दें 3 टाइप के होते हैं इसमें। तो देखिए इसमें होगा थीमेटिक हो गया, एक भौतिक होता है, एक राजनीतिक होता है, एक थीमेटिक होता है। तो थीमेटिक क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक विशेष किसी वर्ग के बारे में बताना हो, जैसे वृक्षों के वितरण को बताना है तो थीमेटिक हो गया, ठीक है। अब जैसे नदियों के वितरण को बताना है तो नदियों के लिए आपका ये हो गया थीमेटिक, ऐसे, ठीक है। राजनीतिक आपको पता ही है, राज्य के हिसाब से राजधानियाँ वगैरह दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो ये आपका होता है जलाशयों को, ठीक है। जितना भी पानी वाला हिस्सा होगा वो सब आपका नीले रंग का। नेक्स्ट है, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये होता है आपका मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक्सूचक, जो आपका दिशा यंत्र होता है, ठीक है। जैसे आपका दिक्सूचक ये हो गया नॉर्थ और साउथ में पड़ता है ये, ठीक है, इस तरीके का। और आपकी ऐसी होती है घड़ी, ठीक है। ये नेक्स्ट है, पैमाना आवश्यक है। तो पैमाना किसके लिए? तो ये मानचित्र के लिए आवश्यक होता है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ठीक है। ये आपका हो गया क्लास 4th। नेक्स्ट है क्लास 5th वाला। देखिए पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से? तो आपको पता होगा, एक होता है जो आपका भूमंडल होता है, फिर जलमंडल होता है, वायुमंडल और एक जीवमंडल होता है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिए, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। इसमें लिख नहीं सकता, ठीक है, मैंने बता दिया। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप कौन से? तो आपको देखिए क्रम से याद रखिएगा, एशिया, फिर होता है अफ्रीका, ठीक है। एशिया के बाद अफ्रीका आएगा, फिर उत्तरी अमेरिका हो जाता है नॉर्थ वाला, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और फिर आता है साउथ अमेरिका, ठीक है, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है आपका अंटार्कटिका, ठीक है। अच्छे से ये क्रम से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्रम से आपका इसलिए बोला, इससे आपका जो क्षेत्रफल होगा उसी के हिसाब से बोला, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है आपका एशिया का, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया जो होता है ये इस तरीके के यहाँ पे, और अंटार्कटिका यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की परतें कौन कौन सी? देखिए ये भी याद रखिए, सबसे नीचे होती है क्षोभमंडल, ठीक है, फिर समताप मंडल, फिर होता है मध्यमंडल, फिर होता है आयनमंडल और फिर होता है बहिर्मंडल, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक है, इस तरीके की याद रखिएगा। और आपका जो ओजोन परत है ना, वो आपकी समताप मंडल में होती है। और क्षोभमंडल में आपके वायुयान वगैरह उड़ाने में सबसे प्रतिकूल अनुकूल जगह मानी गई, ठीक है। तो ये आपका टीआरई में आया भी था। नेक्स्ट है, आपको पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो मैंने बताया था इसमें क्या होता है, नीला ग्रह इसलिए क्योंकि यहाँ पे लगभग 71%, लगभग क्या 71% है आपका जल होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ये ऊपर से हमें नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखते हैं या यहाँ से देखते हैं, इससे आपका जो अंतरिक्ष होता है वहाँ से देखते हैं तो नीला ग्रह दिखता है। पृथ्वी में पानी की कमी की वजह से, सॉरी, पानी की अधिकता की वजह से हमें ये नीला ग्रह दिखता है, ठीक है। और ऐसा कोई ग्रह नहीं दिखता। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध को स्तरीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? देखिए उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, ये स्थल का बहुत बड़ा भाग है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्तरीय गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी यहाँ पे जगह है उत्तर में, ठीक है। और यहाँ पे वर्ष भर क्या होता है कि 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए जीवित प्राणी क्या होता है, जीवमंडल स्थल जो होता है जल हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है, और ये वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। और जीवों की बहुत सी जो होती हैं प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल होते हैं, ठीक है। इसमें सारे आते हैं आपके मनुष्य, पेड़ पौधे, जो भी हुए आपके प्राणी वगैरह सारे। नेक्स्ट है, आपका एमसीक्यूज देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं एशिया यूरोप को अलग करती हैं? तो आपको ये पता होगा अगर आपने वर्ड का थोड़ा बहुत जानकारी हो, तो यूराल पर्वत होता है, ठीक है। ये आपको अलग करता है ये एशिया और यूरोप को, ठीक है। तो एशिया जैसे यहाँ पे, ये यहाँ पे यूरोप, ये आपका यूरोप पड़ता है, इस साइड में यूरोप, यहाँ पे एशिया, तो ये यूराल पर्वत होता है, ये इसे विभाजित करता है भौतिक रूप से, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ? तो ये आपका स्थल संधि होती है, ठीक है, उस तरीके से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत जो होता है सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन का 78% है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। तो ये याद रखिए परसेंटेज। ऑर्गन का पूछा था 0.01 लगभग है। पृथ्वी का कौन सा भाग जो होता है ठोस चट्टानों का बना है? तो देखिए ये आपका थलमंडल है, जिसे इस थलमंडल बोलते हैं, थलमंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ग वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो मैंने अभी बताया था, क्रम से याद रखिएगा, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो होता है
वो कौन सा था, तो ये प्रशांत महासागर में आपका मैरियाना ट्रेंच है, यानी मरियाना गर्त, ठीक है, याद रखिएगा, इसे मैरियाना गर्त बोलते हैं, मेरियाना, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक हो तो उसमें ये लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, या फिर आप एक कॉपी में इसे नोट करते जाइए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको जब पेपर होगा तो ये शॉर्ट टाइम में आपको जल्दी से रिकॉल कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा वाला, महासागर का नाम देश के नाम पर रखा गया। तो देखिए आपका केवल हिंद महासागर है जो आपके हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया, ठीक है, अपना वाला हिंद मैदान जो है। तो इस तरीके के यहाँ पर आपका पड़ता है हिंद मैदान, और ये आपका अरब अरब सागर पड़ता है, ये अंडमान निकोबार की खाड़ी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा है, स्थल एवं जल हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो ये आपका जीवमंडल जो होता है ना, इसमें बताया मैंने, जीवन की जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं इसी में होती जीवमंडल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है, तो इसे यूरेशिया बोला गया, यूरेशिया, ठीक है, यूराल पर्वत से अलग होता है, ये यूरेशिया होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट बताया था मैंने। और आपका जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा, याद रखिएगा। देखिए 6 नंबर चैप्टर है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है, तो इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है पृथ्वी प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, तो प्रमुख स्थल आपके कौन कौन से, देखिए पर्वत हो गया, ठीक है, फिर पठार हो गया, और एक मैदान हो गया, ये आपके प्रमुख स्थल रूप है, ठीक है, मैदान यहाँ पे, ठीक है, ये 3 है यहाँ पे। नेक्स्ट है पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, तो देखिए पर्वत क्या होता है, और शिखर इसका होता है छोटा होता है, और आधा थोड़ा चौड़ा होता है, जैसे इस टाइप का, देखिए यहाँ पे इस टाइप का होता है, ठीक है, आगे का नुकीला होता है, ठीक है, और नीचे चौड़ा होता है। और जबकि पठार में क्या होता है, ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, बिल्कुल ऐसे, इस तरीके का, ऐसे, ठीक है। और आसपास के क्षेत्र से क्या होता है, अधिक उठा हुआ होता है। जैसे पर्वत का उदाहरण आपको पता है, हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, और पठार का जैसे दक्कन का पठार हो गया, ठीक है, लावा का पठार, इस तरीके का ऊपर ये कटा छटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए आपके वलित पर्वत होता है, ठीक है, एक वलित होता है, और एक आता आपको भ्रंशोत होता है, भ्रंशोत, ठीक है, और एक आपका होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी होता है, ठीक है, एक होता है आपका अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट, इस तरीके का आपके पर्वत होते हैं, इनके प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लिखा हुआ है मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो देखिए मैदान कैसे बना है कि पर्वत पर जो जल है, जल होते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सी नदियाँ स्रोत जो होते हैं पर्वत में स्थित हिमालयी, जो आपके हिमालय से निकलती हैं नदियाँ, वो क्या करती हैं, इसमें आपका जल लेके आती हैं, इकट्ठा करती हैं यहाँ पे। दूसरा क्या, पर्वतों में प्राप्त जल द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक है, इसमें मैंने। नेक्स्ट है आपका जैसे पर्वतों से प्राप्त जो जल सिंचाई और पीने के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारी, और जीव जंतु पाए जाते हैं इसमें। और ये पर्वत वैसे आपका टूरिज्म के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो देखिए मैदान का निर्माण कैसे होता है, नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान बने होते हैं, नदियाँ पर्वत से ढालों के नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो क्या होता है उन्हें अपरदित कर देती हैं, तो क्या होता है उसके कुछ कट छट जाता है पर्वत, ठीक है, तो अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर बहा लेती हैं, तो इससे क्या होता है मैदान बनते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया पत्थर बालू इस तरीके की सिल्ट को आप निक्षेपित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों हैं, ठीक है, तो क्या होता है नदियों में ऐसा होता है मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, और यहाँ क्या होता है परिवहन के साधन भी होते हैं मौजूद, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैदान में क्या होता है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों, तो क्या होता है पर्वतों में क्या होता है कठोर, उसमें जलवायु बहुत होती है, कठोर होती है, और इसमें रहना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है, लोग जैसे ऊंचाई पे जाते हैं उनके नाक से खून निकलने लगता है, इस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है पर्वतों का धरातल जो होता है खड़ी ढाल का होता है, इसमें रहना इसीलिए दुर्गम होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एमसीक्यू, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, क्यों, तो देखिए मैंने बताया था अभी इसमें क्या होता है कि ऊंचाई के हिसाब से ये होते हैं, ठीक है, पर्वत जो होते हैं नुकीले टाइप के होते हैं, और ये पठार आपके सपाट होते हैं ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है हिमानी कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी आपको पता है पर्वतों में पाई जाती है, ठीक है, हिम जो रेखाएं जैसे होती हैं हिमानी होता है। नेक्स्ट है जैसे है थर्ड वाला, दक्कन पठार कहाँ स्थित है, तो देखिए दक्कन का पठार आपको पता है भारत में, ठीक है, तो ये एक पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट है यांगत्से जो नदी है कहाँ बहती है, तो ये आपका देखिए ये चीन में है,
नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप की आपकी देखिए आल्प्स पर्वत है, ठीक है, आल्प्स पर्वत है। एंडीज जो होता है ये आपका साउथ अमेरिका का है, ठीक है, और आपका रॉकीज है ये नॉर्थ अमेरिका का है। याद रखिएगा दोनों को, ये नॉर्थ अमेरिका का, ये साउथ अमेरिका का एंडीज, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एमसीक्यूज, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स करने। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था अभी पठार, ठीक है, यहाँ पे आप पठार वाला लीजिएगा। और नेक्स्ट है हिमालय एवं आल्प्स, जो आल्प्स होते हैं ये किसके उदाहरण है? तो ये आपको पता है कि ये आपके युवा बलित हैं, ठीक है, नवीन मतलब युवा बोल दीजिए या नवीन बलित पर्वत, ठीक है, युवा बलित पर्वत है। नेक्स्ट है, और इसमें थर्ड वाला है क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। तो देखिए पठारों में आपकी बताया था मैंने, खनिज भी होते हैं इसमें, ठीक है, नदियाँ तो होती हैं। नेक्स्ट है पर्वतों का एक क्रम है। तो श्रृंखला जो होता है पर्वतों का एक क्रम होता है श्रृंखला के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये फिफ्थ नंबर, क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो ये मैदानी क्षेत्र होते हैं, ये वाले। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हमारा देश भारत, ठीक है, 7 चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है और उनके नाम बताने। देखिए भारत को वैसे तो कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए आपका जैसे होता है हिमालय, ठीक है, पहला तो हिमालय हो गया। फिर आपका ये जो मैदान है ना, वह भारत का उत्तरी मैदान, ये आपका जो मैदान है जिसमें हम लोग ज़्यादातर इसमें जनसंख्या रहती है, ये हो गया आपका। फिर आपके मरुस्थल होते हैं, जैसे आपका मरुस्थल है यहाँ पे थार वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैसे प्रायद्वीपीय पठार, इस तरीके का ये प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे। और फिर तटीय मैदान है, ये जो इसमें साइड में है, तो 9 राज्यों में तटीय मैदान है। और द्वीप समूह जो आपके अंडमान निकोबार, इसी में क्वेश्चन आया था कि आपके जो कोरल जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपके लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपके ये विभाजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की स्तरीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम बताने। तो आपको पता है कि इसमें उत्तर में क्या है आपका, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, फिर यहाँ पे क्या आएगा, नेपाल आएगा, फिर भूटान आएगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे आएगा चीन, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चीन है। और पूर्व में क्या है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, ठीक है। तो ये 7 हो गए, 2 4 2 6 7, ठीक है, तो 7 हो गए। अच्छे से क्रम से याद रखिएगा, ठीक है, वो एक ट्रिक होती है, बचपन में एमबीए किया, ठीक है, तो उससे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? तो आपको पता होगी जैसे नर्मदा होगी, ठीक है, नर्मदा नदी होगी और तापी नदी होगी, ये आपकी क्या होती है, ये बहती हैं आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्या नाम है? तो ये आपका सुंदरबन डेल्टा कहते हैं इसे, ठीक है, इससे सुंदरबन बहुत बड़ा डेल्टा होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए आपके 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? आपके 9 है, ठीक है। सॉरी मैंने इसमें 9 बोल दिए, आपके 8 होंगे राज्य और आपके 28 होंगे राज्य आपके, और 8 होंगे आपके केंद्र शासित प्रदेश, ये यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती हैं, उत्तरी मैदान में। तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है कि आपकी गंगा जैसे हो गई, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र होती है, इनकी सहायक नदियों द्वारा क्या होता है जलोढ़ के निक्षेप लाए जाते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होता है कि मैदान बनते हैं, और मैदान जो होते हैं आपके कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ होते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे जनगणना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। तो ये आपका टीआरई में आया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, लक्षद्वीप में छोटे समुद्री जीवों में कंकाल पर बना जाता है, ठीक है। तो जिसे पॉलिप, इसे पॉलिप भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसे प्रवाल द्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? तो आपका हिमालय का जो दक्षिणी भाग है वो शिवालिक है, ठीक है, और ये सबसे नवीन है, ठीक है, शिवालिक। नेक्स्ट है सह्याद्री को अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए सह्याद्री को आप पश्चिमी घाट के नाम से भी जान सकते हैं। अगला है पाक जल संधि किन देशों के बीच में? तो आपके देखिए भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपका अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से? देखिए अरब सागर में आपके रहते हैं दक्षिण लक्षद्वीप समूह, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपकी अरावली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये लगभग 32,87,000 है, ठीक है, तो 32.8 लाख लिख लीजिए, 8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में रख लीजिए। और महान हिमालय को क्या बोलते हैं? तो हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है, हिमाद्री नाम से जानते हैं, हिमाद्री। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए आपका राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, अगर आप उसमें देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा जो नदी होती है वो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ये क्या होती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। ये अरब सागर में गिरती है। बाकी भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी, तो ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। अब बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। ये आपका हो गया 7 नंबर चैप्टर। 8th नंबर है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्यजीव प्राणी। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है। तो देखिए जो पवनें होती हैं इसमें आपके जैसे मानसूनी पवनें होती हैं, तो ये क्या करती हैं, भारत में वर्षा लाती हैं। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर होती है पूरी, ठीक है। और अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा होगी, प्रचुर मात्रा में आपको फसलों का उत्पादन होगा, ठीक है। तो ये आपकी मानसूनी पवनें होती हैं। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न मौसमों के नाम निकल लें। तो आपके देखिए मौसम कौन कौन से, तो जैसे आपका सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, ठीक है, वर्षा होगी, शरद होगी। तो देखिए सर्दी जो होती है आपकी दिसंबर से फरवरी के बीच में पड़ती है। मार्च से आपका मई तक तो आपकी गर्मी पड़ती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जैसे जून से सितंबर के बीच में आपका क्या होता है, वर्षा होती है। और अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपकी शरद होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति जो होती हैं जैसे घास, झाड़ियाँ और पौधे बिना मनुष्य की सहायता से जो उगते हैं, ठीक है। बड़े बड़े पौधे होते हैं जो आपके जैसे अमेजन में हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपकी प्राकृतिक वनस्पति होती हैं, ठीक है। इसमें बिना मनुष्य का हस्तक्षेप होता है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम निकले। तो देखिए उष्णकटिबंधीय आपके सदाबहार वन तो होते ही हैं, ठीक है। ये सदाबहार वन आपके जो विषुवत रेखा होता है उसमें पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के हो गया। फिर आपका आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन आते हैं, ठीक है, पतझड़ होते हैं। और फिर आपका होता है एक कटीली झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और पर्वतीय वन होते हैं, फिर होते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। तो इन 4 से 5 याद रखिएगा। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, फिर उष्णकटिबंधीय जो सॉरी आपका कटीली झाड़ियाँ, फिर आपके पर्वतीय वन, और फिर आता है आपका मैंग्रोव वन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लिखा हुआ भारत में सॉरी ऑप्शन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सदाबहार वन पतझड़ वन में क्या अंतर है। तो देखिए सदाबहार वन क्या होता है, ये अधिक घने होते हैं और सूर्य का प्रकाश भी इन पर जमीन तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। और ये पतझड़ वन क्या होता है, ये कम घने होते हैं, ठीक है। और ये सदाबहार वन में क्या होता है कि ये वन वर्ष में लगभग अलग अलग समय पर अपनी अपनी पत्तियाँ गिराते रहते हैं। और पतझड़ वन ऐसा है कि ये वन जो होते हैं वर्ष में एक निश्चित समय पर पत्तियाँ गिराते हैं, ठीक है। और सदाबहार वन जो होते हैं ये वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बहुत अधिक वर्षा होती है इसमें, ठीक है। पतझड़ में क्या होता है, ये वन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। और आपका जैसे सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों पर पश्चिमी घाट की सकरी में पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और आपके पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जैसे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये महाराष्ट्र हो गया। इनमें आपके कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और इन वनों में क्या होता है, प्रमुख जो होते हैं सॉल होता है, सागौन होता है, पीपल, नीम और शीशम। ये मैंने पतझड़ के बताया, ठीक है। ये सॉल, सागौन हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, ठीक है, ये इस तरीके का। और बाकी आपका जो सदाबहार में होगा, सदाबहार में आपके जैसे हो गया आपका रोजवुड हो गया, ठीक है, महोगनी हो गया, एबोनी हो गया, इस तरीके से, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इसमें देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, वर्ष में अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण हमेशा इनमें क्या होता है, हरे भरे दिखते हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सदाबहार वन बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें सदाबहार बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा। तो आपका देखिए इसमें विश्व में सबसे अधिक तो मानसून राम है, ठीक है, ये आपका भारत में पड़ता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें वर्षा होती है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन कहाँ पाए हो सकते हैं। तो देखिए मैंग्रोव वन जो होते हैं वो खारे जल में होते हैं, ठीक है, तो जैसे अरब सागर में। नेक्स्ट है महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए महोगनी और ये रोजवुड आपके कहाँ पाएंगे, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए, सॉरी हाँ आपका सदाबहार वन हो गया। और जैसे आपका ये होते हैं पीपल हो गया, सागौन हो गया, नीम हो गया, ये आपके पतझड़ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जंगली बकरी या हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। तो आपके ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, ठंडे वाले इलाके में पाए जाते हैं। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। तो ये आपकी होती हैं समुद्र से स्थल की हो जाती हैं, ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर क्या होती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण, ये पश्चिम वाला, ये वाला हिस्सा यहाँ पे। नेक्स्ट है ये आपका फिलिंदा ब्लैंक सकते हैं। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें लू बोलते हैं, ठीक है, अपने भारत में इसे लू बोला जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में क्या होता है, लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है, लौटते यहाँ पे लौटते हुए मानसून, ठीक है, के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। नेक्स्ट है गुजरात के, तो गुजरात के गिर जो होता है, गिर वन में
कौन निवास करते हैं? तो एशियाई लायन बोलते हैं इसे, एशियाई होते हैं। तो एशिया के ये लायंस होते हैं, ठीक है, लायन। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, मैंग्रोव वन की प्रजाति है। तो सुंदरी जैसे हो गया सुंदरी वन, सुंदरी वन होते हैं ये आपके मैंग्रोव वन की प्रजाति होती है। अगला है 5th नंबर, मौसम वन भी कहा जाता है। किसे कहा था? तो उष्णकटिबंधीय जो होते हैं पतझड़ वन, पतझड़ वन जो होते हैं आपके, तो ये आपके मानसून वन भी इन्हें बोला जाता है। तो ये आपके 8th जो चैप्टर थे, मैंने 8 के 8 पूरे करा दिए, ठीक है। और ये आपका ये क्लास 6 का कंप्लीट हो गया जियोग्राफी। इसके लिए आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे और एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। तो आपका पूरा MCQs कराना है मुझे पेपर से पहले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो आपके ग्रुप्स वगैरह हो उसमें, दूसरों को भी इसमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके। बाकी जो मैंने बताया, अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें फिल कीजिएगा, अब बुक नहीं है तो आप एक कॉपी लीजिए, उसमें ये नोट करिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सब चीज़ लिख नहीं सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।